2022 के गुजरात चुनाव न सिर्फ ये तय करेंगे कि देश में पार्टी नंबर 1 कौन है, बल्कि 2024 के पहले देश का नेता नंबर 1 कौन है, यह भी काफी हद तक गुजरात के चुनाव तय करेंगे। बात करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे साथ आज तक पर हैं। राजनाथ जी, पहला सवाल आपसे यही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 2/3 बहुमत से हम जीत रहे हैं। 2/3 से अधिक बहुमत से अधिक, मतलब 120 से ज्यादा सीट आप दे रहे हैं। कैसे इतने आश्वस्त हैं? आपने भी अलग अलग जगहों पर आप गए हैं, आपने डोर टू डोर कैंपेन भी किया है, कैसे आश्वस्त है? क्योंकि इस बार के चुनाव अलग है। एक कंचन जरीवाला को आप लोगों ने, जो आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है, उनको हटा दिया। 181 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, वो जीत का दम भर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी तो अपनी सीटों पर लड़ ही रही है। कैसे आश्वस्त हैं? जैसा मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, आम आदमी पार्टी केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी तो अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और कांग्रेस की हालत गुजरात में ही नहीं, सारे देश में जिस तरीके से पतली होती जा रही है, उसे सारा देश वाकिफ है। लेकिन फिर पीएम को क्यों झोंकना पड़ता है? पीएम ही चेहरा, पीएम ही मोहरा, सब कुछ बीजेपी के लिए। पीएम के नाम पर झोंकना नहीं पड़ता है। राज्य का चुनाव क्यों? क्या हमारे प्रधानमंत्री जनता से संवाद करना बंद कर दें? उनके स्वभाव में है कि जनता से संवाद करते रहना, जनता की अपेक्षाओं को समझना और उसके अनुरूप काम करना। तो चुनाव का भी एक ऐसा अवसर होता है जिसका लाभ उठाकर वह जनता से संवाद करने के लिए उनके बीच जाते हैं। और आपने देखा होगा कि चुनाव ही नहीं, चुनाव के अतिरिक्त भी एक एक दिन में 3, 4, 5 कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। लेकिन जब आप पीएम का चेहरा आगे करते हैं तो फिर आक्रमण भी उन पर होता है। फिर आप कहते हैं मोदी जी पर हल्ला कर रहे हैं। सर देखिए, राहुल गांधी को हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया सद्दाम हुसैन से चेहरा उनका न्यू लुक मिल रहा है। अब खड़गे साहब आए, वो सीधे रावण को ले आए, और 100 मुखी रावण है क्या मोदी जी वो कर रहे हैं। तो जब आप पीएम का चेहरा आगे करते हैं तो फिर आक्रमण भी वही होगा। नहीं, तो पीएम का चेहरा आगे करते हैं तो यह नहीं भूलना चाहिए लोगों को कि प्रधानमंत्री यह केवल व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री यह संस्था होता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्था की प्रतिष्ठा को बनाए रखना यह केवल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं बनती है, बल्कि आम जन की यह जिम्मेदारी बनती है। आलोचना करने के और भी तरीके होते हैं। आप आलोचना करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना कीजिए, उनके कार्यक्रमों की आलोचना कीजिए। कि आप किसी के लिए रावण, नीच, इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे? दुनिया का कोई देश इसे बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारत के लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने उसको एक आगे कदम पर ले गए। आपने कहा है कि ये सिर्फ खड़गे जी का बयान नहीं है, हम इसे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जमात की सोच समझते हैं। किसकी तरफ इशारा है आपका? नहीं, किसी की तरफ इशारा क्या, मैं कांग्रेस नेतृत्व की ही बात मैं कर रहा हूँ। राहुल गांधी पर हमला? नहीं, मैं किसी की क्या बात करते हैं, वो कहाँ चुनाव में है। आप देख नहीं रही हालत। वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और उनकी कांग्रेस पार्टी दिनों दिन टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है। मैं पूरे कांग्रेस नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। पूरे कांग्रेस नेतृत्व? बिल्कुल। सोनिया गांधी पर कह रहे हैं? नहीं, कोई भी, मैं व्यक्ति का नाम क्यों लूं, मैं सबकी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी नेतृत्व करता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं भारत जोड़ो यात्रा से। कितने डरे हैं हम लोग, ये तो चुनाव परिणाम ही बतला देंगे। अन्य विषयों पर गुजरात के मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि आप देश के रक्षा मंत्री हैं, आजकल आप जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां पर पीओके बोला जा रहा है। सर नहीं, एक वापस लाना मकसद है। देखिए, ये तो हमारी संसद का संकल्प है ना, तो संसद के संकल्प की एक बार याद दिलाई थी मैंने। तो देशवासियों को जो कुछ भी हमारी संसद का संकल्प है उसको याद दिलाना यह कोई अपराध तो नहीं है। अगस्त 5 का हमारा मिशन हम पूरा करेंगे, जो आपने कहा है अनुच्छेद 370 के हटने के बाद का, क्या है उस पर स्थिति, क्या है अभी आपकी बतौर रक्षा मंत्री, क्या सोच है? किस पर? इसी पर, पीओके को वापस लाने को लेकर जो आपने भाई, हमारी संसद का है यह प्रस्ताव, सर्वसम्मत प्रस्ताव है और उस पर काम कर रहे हैं। हाँ, ये विभाजित प्रस्ताव नहीं है, सर्वसम्मत प्रस्ताव है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने एक बयान दिया उस पर कि हम तैयार हैं, अगर हमें आदेश मिलता है तो हम पीओके वापस वैसे आपने देखा होगा कि भारत चाइना के बीच भी जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो उस समय भी हमारी सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया है, जिनको भी इस बात की जानकारी है, स्वाभाविक रूप से उनका सीना चौड़ा हो जाएगा। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने सर एक बयान दिया कि हम पीओके, अगर आदेश मिले सरकार की तरफ से, हम पीओके वापस लाने को तैयार हैं। नहीं, जहां तक हमारी सेना का प्रश्न है, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम पर कोई भी सवाल या निशान नहीं लगाया जा सकता। जहां जब जरूरत पड़ेगी वो हमारी सेना करने में वो सक्षम है।
तो कब तक इस तरह का आदेश होगा? नहीं, आदेश स्वदेश की कोई बात नहीं है। मैंने केवल इतना याद दिलाया था, उनको स्मरण कराया था। मतलब आप वही कह रहे हैं संयम रखो। आपने पिछली बार कहा था ये सवाल पूछने पर। मुझे तो लगता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने आप ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, जिस तरीके से वहां के रहने वाले लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, कि शायद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग ही यह डिमांड करना शुरू करेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, बल्कि हम भारत में जाना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री ने उस ट्वीट पर लिख दिया था, गलवान से छोड़िए, अभिनेत्रियों की ट्वीट पर मैं क्या बोलूंगा, मैं नहीं बोल सकता। वापस अब गुजरात के मुद्दे पर आते हैं और सवाल ये, और उसके बाद क्या हुआ था वो भी तो देख लिया होगा आपने। जी, मतलब जानकारी आपको है? जी बिल्कुल। क्या हुआ था उसके बाद? नहीं, वो आप ही बतला देना, मैं नहीं बतला पाऊंगा। सर गुजरात पर आते हैं वापस। अगर विकास है, अगर आपने काम किया है, तो फिर ये बार बार विपक्षी पार्टियां पूछती हैं आपको ध्रुवीकरण वाले मुद्दों को उठाने की क्यों जरूरत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे चुनाव आता है मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड, पर कहाँ लाए सर? उत्तराखंड में कमेटी बनी है। मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो है पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा है। यह तो भारत के संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों में है। तो जो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा है वही काम तो हम कर रहे हैं। तो यह पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन हो गया। बल्कि जिन लोगों ने नहीं किया वह सब सारे लोग पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी संविधान में कहा गया वही तो कर रही है। धारा 370 के बारे में भी भारत के संविधान में उल्लेख है। धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी घिसते घिसते, लेकिन उस काम को कर दिया। स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही सर, राज्यों में क्यों? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाना है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी सोच रही है? नहीं, राज्यों में करने दीजिए। राज्य भी बना सकते हैं कानून, तो राज्य कानून बना रहे हैं तो इस पर लोगों को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? मैनिफेस्टो में राज्यों की भी अपनी स्वायत्तता है, उनकी भी अपनी ऑटोनॉमी है। मैनिफेस्टो में लिखा गया है एंटी रेडिकल सेल बनाएंगे, ये क्या है सर? नहीं, एंटी रेडिकल सेल, रेडिकलाइजेशन करने की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो कैसे रेडिकल्स को कैसे पकड़ेंगे? एक तो आतंकी होते हैं, जैसे भी पकड़ना, जो आतंकी होते हैं, जैसे भी एक कट्टर रेडिकल्स को जैसे भी पकड़ना होगा, जैसी भी कार्रवाई कठोर से कठोर करनी होगी, उसमें हमारी सरकार पीछे नहीं रहेगी। तो ये कट्टरता की पहचान कैसे होगी सर? रेडिकल सेल्स कैसे काम करेंगे? हमारी डिक्शनरी में कहीं पर रेडिकलाइजेशन को कोई स्थान नहीं है।